आज मैं आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है उसको डिराइव करना सिखाऊंगा, बताऊंगा कि वो कैसे डिराइव करते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझने की कोशिश करें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहते हैं। और उसके पहले आपको पीरियोडिक मोशन समझना होता है कि पीरियोडिक मोशन किसको कहा जाता है। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में कई तरह के मोशन होते रहते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ मोशन होते रहते हैं। सभी मोशन पीरियोडिक नहीं होते हैं, उनमें से कुछ मोशन ऐसे हैं जो पीरियोडिक होते हैं। तो प्रश्न यही है कि किस तरह के मोशन को हम लोग पीरियोडिक कहें। तो कोई भी पार्टिकल अगर ऐसा मोशन करता है कि वो अपने पाथ को इक्वल टाइम में रिपीट करता है, बार बार एक फिक्स टाइम इंटरवल पर अगर कोई भी पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करता है, तब हम उस मोशन को पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप पृथ्वी को अपने माइंड में रखिए, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है और इक्वल टाइम में, सेम टाइम में वो अपने पाथ को कंप्लीट करता है और बार बार उस पाथ को दोहराता है। तो अर्थ का सन के अराउंड जो रिवॉल्यूशन है, ये एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह जैसे घड़ी का सुई होता है, तो उसका जो टिप पॉइंट होता है वो भी एक फिक्स टाइम पर अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है। जैसे अगर उसमें सेकेंड वाली सुई को आप ध्यान दें तो हर 60 सेकेंड में वो वहीं पर होगा जहाँ से वो चला था। ठीक है, तो ऐसे अनेकों अनेक एग्जाम्पल हैं। तो ये सब पीरियोडिक मोशन होते हैं। पीरियोडिक मोशन में ही एक विशेष प्रकार होता है, एक स्पेशल टाइप होता है जिसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कहते हैं। मतलब कि सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होते हैं, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं होते हैं। तो कौन सा पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, उसका मैथमेटिकल या एक्चुअल क्राइटेरिया क्या है। तो एक्चुअल क्राइटेरिया ये है कि ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसमें पार्टिकल पर लगातार एक एक्सेलरेशन वर्क करे, लगातार एक एक्सेलरेशन काम करे, और वो एक्सेलरेशन पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो। मतलब उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन है उसको ए सपोज कर लेते हैं, और चलो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ये मीन पोजीशन है। इस पॉइंट को हम लोग राइट एक्सट्रीम मान लेते हैं और इसको हम लोग लेफ्ट एक्सट्रीम मान लेते हैं। और सपोज कर लिया जाए कि पार्टिकल ऐसे राइट में गया, फिर लेफ्ट में गया, फिर राइट में गया, इस तरह से ये रिपीट कर रहा है ना। तो चलो रैंडम एक पोजीशन हम लोग ले लेते हैं पार्टिकल का P। मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग y सपोज कर लें, कुछ किताबों में इसको x से भी डिनोट करते हैं, तो फिलहाल हम लोग y लेकर के चलेंगे। तो SHM होने के लिए जरूरी है कि जो एक्सेलरेशन है वो y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि a और y का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। समझ गए? ये इसको ध्यान में रखेंगे। और इसको एक तरीके से और आप ध्यान में रख सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल ऐसा पीरियोडिक मोशन करे कि उस पार्टिकल पर लगने वाला एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ वर्क करे, हमेशा, ऑलवेज। यानी ए जो है ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है। हमेशा जब भी देखो तो ये मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है। जैसे अगर पार्टिकल यहाँ है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आप देखिए राइट साइड में है, तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होगा, और जब मीन पोजीशन की तरफ होगा तो ऑटोमेटिक y के साथ क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। y का जो डायरेक्शन है उसके साथ ही क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार लास्टली हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ऐसा पीरियोडिक मोशन
जिसमें पार्टिकल पर काम करने वाला एक्सेलरेशन y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, या एक ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसमें पार्टिकल पर हमेशा एक एक्सेलरेशन काम करे जिसका डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ हो हमेशा, ऐसे पीरियोडिक मोशन को एसएचएम कहा जाता है। ठीक है, अब इस तरह के पीरियोडिक मोशन को यानी एसएचएम का अगर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन बनाना चाहें, y का एक इक्वेशन बनाना चाहें, तो उसको हम कैसे डिराइव करेंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। और सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन एक छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक सिंगल वीडियो में सारी बातों को समझना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को कई छोटे छोटे वीडियो में बांट करके आपको बताऊंगा। आप सभी वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा कंप्लीट एसएचएम क्या होता है और उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आप ये सीख जाएंगे, ये 100% गारंटी है। तो चलिए अब देखते हैं कि एसएचएम करने वाले पार्टिकल का एट एनी टाइम अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना हो तो उसके लिए एक सुटेबल मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा। तो आप एक सर्कल कंसीडर करिए, ठीक है, ये आप एक्स एक्सिस सपोज कर लें और ये वाई एक्सिस है जो सर्कल को कट भी कर रहे हैं, ये ओरिजिन हो गया। और इमेजिन कर लो कि एक पार्टिकल है P, ये इस सर्कुलर पाथ पर एक फिक्स स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से ये पार्टिकल सर्कल पे ट्रेवल कर रहा है, यानी जो इसका स्पीड है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप हमेशा ये जो वर्टिकल डायमीटर आप देख रहे हैं, मैं इसका नाम रख दे रहा हूं P'। तो इस पार्टिकल से हम लोग इस नॉर्मल पे एक ये वर्टिकल जो डायमीटर है इस पर एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे पॉइंट P से। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर B डैश को एक पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट को आप N सपोज कर लो, इसको हम लोग नॉर्मल पॉइंट कहेंगे। तो जब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर ऐसे मोशन करेगा तो आप देखो ये नॉर्मल पॉइंट इस वर्टिकल डायमीटर पे आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे सपोज करिए अगर ये पार्टिकल यहाँ है तो नॉर्मल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो नॉर्मल पॉइंट और थोड़ा आगे बढ़ेगा, नॉर्मल पॉइंट यहाँ पहुँचेगा तो ये और थोड़ा आगे, और जब ये पार्टिकल मूव करते हुए B पे पहुँचेगा तो नॉर्मल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और फिर जब पार्टिकल इधर की ओर आएगा तो अब नॉर्मल पॉइंट नीचे आने लगेगा इस तरह से। तो आप अगर लगातार अपना ध्यान नॉर्मल पॉइंट पर बनाए रखिए तो आप देखेंगे कि जब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा तो ये जो नॉर्मल पॉइंट है यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ B तक जाएगा, फिर वापस आएगा ओरिजिन पर, फिर नीचे की तरफ B डैश तक जाएगा, फिर वापस ओरिजिन पे जाएगा, फिर उसी पाथ को रिपीट करेगा। यानी बार बार ये जो नॉर्मल पॉइंट है वो O के ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है, अब हमें इस नॉर्मल पॉइंट का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रेडी करना है। तो हम लोग ऐसे शुरू में सपोज करते हैं t=0 टाइम पर ये पार्टिकल P यहाँ पर है, ठीक है ना। अब ओरिजिन से आप इसे मिला लीजिए और OP जो डिस्टेंस है इसको A सपोज कर दिया जाए, ठीक। और OP का x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम लोग इनिशियल फेज बोलते हैं, इसको फाई से डिनोट करेंगे। फाई यहाँ पर इनिशियल फेज है, इनिशियल पोजीशन आप समझ लीजिए, मतलब t=0 वाले समय पे, है ना। कुछ समय के बाद आप इमेजिन कर लीजिए कि ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाता है नए लोकेशन P डैश पर, ये t=t टाइम पर, है ना। तो इस लोकेशन को भी आप ओरिजिन से मिला लीजिए, ओके।
और इस एंगल को आप थीटा सपोज कर लीजिए, ठीक है ना। तो यानी कि एक्स एक्सिस से अगर हम देखें तो P डैश का ये टोटल एंगल कितना हो जा रहा है, ये टोटल एंगल हो जा रहा है थीटा प्लस फाइव। अब इस P से B डैश पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये नॉर्मल पॉइंट हमें यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो ओरिजिन से इस नॉर्मल पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसे हम, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको हम लोग y सपोज कर लेते हैं। तो ये जो y है ये नॉर्मल पॉइंट का ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम t, और इसी y के लिए हम लोग इस वीडियो में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने जा रहे हैं। तो आप देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब अगर ये एंगल टोटल थीटा प्लस फाइव है तो ये जो एंगल है ये एंगल भी थीटा प्लस फाइव एंगल होगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है जिसकी लेंथ a है ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ओ पी डैश एन में हम लोग देखेंगे, यहाँ इधर देखेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी डैश एन, इस ट्राइंगल में जब हम इस एंगल का साइन वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाइव, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है y है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है a है, ठीक है। a को लेफ्ट में भेजेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a साइन थीटा प्लस फाइव। ओके, आप जानते होंगे we know that, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ पर एक फिक्स स्पीड से चल रहा है ना, तो इसके अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो भी फिक्स होगा, मतलब यूनिफॉर्म होगा। और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, इसे हम लोग कभी कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ओमेगा का फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा ओमेगा इंटू टी। आप इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए और इसको दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, तो थीटा की जगह पर आप ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन थीटा की जगह पर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो विद्यार्थियों ये फाइनल इक्वेशन है y का, यानी इस इक्वेशन से आप जिस किसी भी टाइम पर चाहें तो ये जो नॉर्मल पॉइंट है इस नॉर्मल पॉइंट का ओरिजिन से यानी मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है इसका पता लगा सकते हैं इस वाले फार्मूले से, ठीक है। तो इस फार्मूले में ये जो a है ये क्या है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ओमेगा इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ओके, और 5 में पहले ही बताया कि इनिशियल फेज है t इज इक्वल टू 0 पर जो पोजीशन है वो है 5, ठीक है। तो इस फार्मूले से, अच्छा ये ओमेगा के कुछ और फार्मूले हैं वो मैं इधर लिख दे रहा हूं। ओमेगा को आप 2 पाई अपॉन टी इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और 2 पाई इंटू एफ इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे टी जो है ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जिसे हम सेकंड में बताते हैं, और एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब समझते हैं ना, पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। यानी एक ऑसिलेशन में जो समय लगेगा, कुछ न कुछ तो समय लगेगा है, उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है,
फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है या पीरियोडिक मोशन कर रहा है, तो एक सेकेंड में वो जितने ऑसिलेशन करता है, एक सेकेंड में जितने भी ऑसिलेशन करता है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। समझ गए ना? ओके, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, अगर एक सेकेंड में वो 5 ऑसिलेशन करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी, 5 हर्ट्ज हो जाएगी। आधा ऑसिलेशन, हाफ ऑसिलेशन ही करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाफ हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड इसके जो और कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं और इनके ये जो इक्वेशन है इसके और भी फॉर्मेट्स हैं, और हर एक फॉर्मेट का अपना एक इंफॉर्मेशन है, वो एक इंफॉर्मेशन देता है, एक जानकारी देता है, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।